तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आने वाले वीडियो में स्टेरॉइड्स के बारे में जानने वाले हैं और स्टेरॉइड्स होते क्या क्या है और स्टेरॉइड्स गेनिंग के टाइम पे कौन कौन से यूज किए जाते हैं, कटिंग फेस पे कौन कौन से यूज किए जाते हैं और कौन कौन से बॉलीवुड एक्टर्स है जिन्होंने स्टेरॉइड्स का यूज किया है और उन्होंने कभी एडमिट नहीं किया है। तो इंडिया में हम ये भी जानेंगे। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। पीडीज यानी कि क्या होता है कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं जो एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं और इम्प्रूव करते हैं। जितने भी एथलीट्स है, बॉडी बिल्डर हो या फिर ओलंपिक्स में जितने भी गेम्स खेलने वाले एथलीट हो, वो सब पीडीज का यूज करते हैं। या फिर आर्मी का जो सिलेक्शन हो या पुलिस भर्ती का सिलेक्शन हो, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का यूज किया जाता है। और पीडीज में भी 4 टाइप के ड्रग्स होते हैं। उसमें से जो कॉमनली यूज करने वाला ड्रग्स होता है वो होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो कि इंक्रीज करता है मसल मास की ग्रोथ को और स्ट्रेंथ को। एनाबॉलिक्स गेनिंग के टाइम पे कौन कौन से यूज किए जाते हैं हम ये अभी जानेंगे। पहले नंबर पे आते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन में साइपोनाइड, इनेटाइड और प्रोपेनाइड, ये 3 टाइप के ड्रग्स होते हैं। ये सब सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं अपनी मसल मास की ग्रोथ को और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। 2 नंबर पे जो गेनिंग के टाइम पे यूज होने वाला कॉमन सब्सटेंस है वो है डायनाबॉल। वो ओरली भी लिया जाता है और कम से कम इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज किया जाता है। ओरली यानी कि क्या, डायरेक्टली माउथ से लेना, और इंजेक्टेबल फॉर्म यानी कि डायरेक्टली इंजेक्शन में लेना। ओरली लेना सबसे हानिकारक है और इंजेक्टेबल इज सेफ है। वो क्यों है मैं एंड में बताऊंगा। तो पहले डायनाबॉल का यूज क्या है ये हम जानेंगे। डायनाबॉल क्या है, अपनी जो मसल की स्ट्रेंथ है उसको रैपिडली ग्रो करता है। 3 नंबर पे आते हैं एनाड्रॉल। ये है उसके ऊपर का वर्जन डायनाबॉल के, जो मसल मास की ग्रोथ को इंक्रीज करता है और एपेटाइट को भी बढ़ाता है। 4 नंबर पे जो कॉमन सब्सटेंस है जो गेनिंग पे यूज किया जाता है डेकाडोरेबोलोन, और उसको नैंड्रोलोन डेकोनाइड भी कहते हैं। ये प्रोमोट करता है आपकी लीन मसल की ग्रोथ को और जॉइंट्स की रिकवरी को। 5वें नंबर पे जो कॉमन सब्सटेंस यूज किया जाता है गेनिंग के टाइम पे वो है ट्रेनबोलोन। ये एनहांस करता है अपने स्ट्रेंथ को और मसल मास की डेंसिटी को, और ये सब सब्सटेंस गेनिंग फेज पे यूज किए जाते हैं पांचों के पांचों। और इसके बाद हम कटिंग फेज के बारे में जानेंगे कि कटिंग फेज पे कौन से कॉमन ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं विंस्टॉल। विंस्टॉल को स्टेनाजोल भी कहा जाता है। ये ओरल फॉर्म में भी लिया जाता है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी लिया जाता है, जो कि एथलीट लोग लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स लोग लेते हैं। 2 नंबर पे आते हैं एनावर। एनावर ज्यादातर ओरल फॉर्म में लिया जाता है। तो एनावर का जो यूज होता है, जो आपकी मसल्स और आपके बॉडी के लिए पानी जो रिक्वायर्ड होता है उसको कम से कम पानी में भी आपकी मसल को शार्प करता है या फिर उसकी ग्रोथ करता है। जैसे कि आप जब खाना खाते हो तो आपका जो पानी जो है बॉडी के अंदर, जब आप पानी इंटेक करते हो, जो आपका फूड है वो पानी के द्वारा आपके ब्लड तक जाता है और ब्लड से वो मसल तक जाता है। तो एनावर जो है वो कम से कम पानी भी पियोगे तो भी वो आपका न्यूट्रिशन और जो फूड है वो मसल तक पहुंचाने का काम करता है और आपकी मसल की हार्डनेस को और डेंसिटी को वो दोनों तरीके से बढ़ाता है। 3 नंबर पे आते हैं मेस्ट्रॉन। मेस्ट्रॉन भी जो है वो मसल की हार्डनेस को और डेफिनेशन को इम्प्रूव करता है। बहुत से सारे एथलीट और कटिंग और बल्किंग फेज में जो रिस्की सब्सटेंसेस जो यूज किए जाते हैं वो 3 टाइप के सब्सटेंसेस जो है वो यूज किए जाते हैं, और उसमें से पहला नंबर पे आता है एचजीएच, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये सपोर्ट करता है मसल की ग्रोथ को और फैट लॉस को। 2 नंबर पे आता है इंसुलिन। ये एनहांस करता है अपनी न्यूट्रिशन की डिलीवरी को मसल तक पहुंचाने के लिए, और ये बहुत ही रिस्की है। 3 नंबर पे आता है IGF-1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। ये मसल की टिश्यूज की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और फैट बर्निंग के लिए भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जो मेडिसिन है या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है क्लेम्बिट्रोल, इपेड्राइन, T3। इन जैसे सब्सटेंस जो है वो बहुत रिस्की होते हैं और वो फैट बर्निंग के लिए यूज किए जाते हैं। उसी से आपकी बॉडी जो शार्प दिखती है, एब्स निकल के आते हैं और सिंगल डिजिट फैट दिखता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कौन कौन से बॉलीवुड एक्टर है जिन्होंने स्टेरॉइड यूज किया है पर कभी कमेंट नहीं किया है और ये रूमर से माने जाते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं सलमान खान, जिनकी वांटेड मूवी आपने देखी होगी, दबंग मूवी देखी होगी, उसके अंदर की उनकी फिजिक्स देखी होगी, तो आप उनके बिफोर और आफ्टर पिक से अनुमान लगा सकते हो उन्होंने कभी भी कमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है। और दूसरे नंबर पे आते हैं ऋतिक रोशन। उन्होंने भी कभी एडमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स लिए है, पर उनकी जो मूवी है क्रिश और वॉर, उसमें आप उनकी फिजिक्स देख सकते हो और उनका जो एक वीडियो था वो बहुत वायरल हो रहा था एक्सरसाइज का, तो आप इनकी बिफोर और आफ्टर पिक्स देख के अनुमान लगा सकते हो। 3 नंबर पे आते हैं आमिर खान। आमिर खान की आपने दंगल मूवी तो देखी होगी और उसमें अगर उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा तो वो बहुत ही लाजवाब था। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनके पास टाइम पीरियड बहुत कम था और इतने कम टाइम पीरियड में इतना सब फैट लॉस करना और शार्प बॉडी लाना, ये एनाबॉलिक्स ही कर सकते हैं। न्यूट्रिशन अपने जगह पे ठीक है, पर एनाबॉलिक्स का अगर इसमें रोल नहीं होगा तो ये सब फिजिक्स अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और इन्होंने कभी कमिट नहीं किया इस बारे में, बट आप इनकी बिफोर और आफ्टर पिक्स से अनुमान लगा सकते हो और मुझे कमेंट भी करो कि इन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है कि नहीं। 4 नंबर पे आते हैं टाइगर श्रॉफ। ही ऑल्सो नेवर एडमिटेड अबाउट हिज फिजिक्स, बट आप उनकी मूवीज देख सकते हो, उनकी फिजिक्स देख सकते हो और बिफोर
आफ्टर पिक्स से अंदाजा भी लगा सकते हो कि इन्होंने स्टेरॉइड्स का यूज किया है या नहीं किया है। 5वें नंबर पे आते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जॉन इब्राहिम, जिनकी फोर्स मूवी, अटैक मूवी और जो शूट आउट एट वडाला मूवी देखी होगी। जब वो शूट आउट एट वडाला में डंबल प्रेस मारते हैं फ्लैट बेंच पे, फिर मुनीर को मारने के लिए वहाँ पे जब दिलावर आता है तब आपने वो सीन देखा ही होगा। वो बस को रोकते हैं, बस में से बाहर आते हैं, पूरे शर्टलेस होते वहाँ पे। तो उन्होंने भी कभी एडमिट नहीं किया है, पर आप उनके बिफोर और आफ्टर और इतनी अच्छी फिजिक्स देख के अनुमान लगा ही सकते हो कि उन्होंने एनाबॉलिक्स लिए है कि नहीं। और आप कमेंट भी कर सकते हो मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने एनाबॉलिक्स लिए है कि नहीं। 6 नंबर पे आते हैं वरुण धवन। उनकी ABCD 2 मूवी देखी होगी, जुड़वा 2 मूवी देखी होगी, उसमें भी उनकी फिजिक्स बहुत ही लाजवाब दिख के आती है और उनके बिफोर और आफ्टर पिक्स आप चेक कर सकते हो, पर उन्होंने कभी भी एडमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है। 7वें नंबर पे आते हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की जो गुंडे मूवी है आपने वो देखी ही होगी और उसमें जो फिजिक्स है उनकी देखी ही होगी, पर उन्होंने भी कभी एडमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है, पर आप बिफोर और आफ्टर पिक्स चेक कर सकते हो उनकी। 8 नंबर पे आते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। उनकी जो ब्रदर्स मूवी है या फिर उनकी फिजिक्स आपने शूट्स में देखी होगी, बहुत ही निखर के आती है, तो उन्होंने भी कभी कमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है, पर आप एक अनुमान लगा ही सकते हो। 9 नंबर पे आते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान की आपने हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखी होगी, उसमें जो मनवा सॉन्ग है वहाँ पे उनका शर्ट जलता है, उनके जो 8 पैक्स एब है, रिप्ड एब, तो वो आपने देखे ही होंगे, तो उससे अनुमान लगा ही सकते हो और बिफोर और आफ्टर पिक भी देख सकते हो कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है कि नहीं, पर उन्होंने कभी भी एडमिट नहीं किया है। 10वें नंबर पे आते हैं आदित्य रॉय कपूर। आदित्य रॉय कपूर की मलंग मूवी और ओम द बैटल विद इन द नोट, ये मूवी आपने देखी होगी और उसके अंदर की फिजिक्स कितनी लाजवाब है आपने देखी होगी, तो उन्होंने भी कभी एडमिट नहीं किया है कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है, पर आप बिफोर और आफ्टर पिक देख के आप अनुमान लगा ही सकते हो कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है कि नहीं। ये जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने कभी एडमिट नहीं किया है और ये रूमर से माने जाते हैं कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज किया है, लेकिन आप दिमाग से तेज हो, आपको पता चल जाता है कि किसने एनाबॉलिक्स का यूज किया है, कौन नेचुरल है। और मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि किन किन एक्टर लोगों ने ये लिया है और किन किन एक्टर लोगों ने नहीं लिया है, क्योंकि ये रूमर्स ही है, रूमर्स के हिसाब से ही ये सब बातें चलती है, बट आपको अंदाज लग गया होगा कि आप बिफोर और आफ्टर पिक्स से उनके। और ये सब जो लोग है बॉडी बिल्डर्स है, ये प्रोफेशनल हेल्प की वजह से ही ये सब कर पाते हैं, और ये सब स्पेकुलेशन है, ये सब बॉलीवुड एक्टर्स की जो भी फिजिक्स है ये स्पेकुलेशन मानी जाती है। जब तक वो कंफर्मेशन नहीं देते अपने मुंह से कि हाँ हमने एनाबॉलिक्स लिए है, तब तक ये स्पेकुलेशन ही माने जाएंगे, बट आप बिफोर और आफ्टर पिक्स उनकी चेक कर ही सकते हो। और इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है इंडस्ट्रीज का कि ऐसी फिजिक्स चाहिए हमें, इसलिए हमें ये सब करना पड़ेगा, आपको अमाउंट भी अच्छी दी जाती है, तो ये सब लोगों को पैसा मिलता है, फेम मिलता है, बॉडी बिल्डर्स लोगों को भी पैसा मिलता है, फेम मिलता है, इस वजह से ये यूज करते हैं। अगर आपको उससे कोई प्रॉफिट नहीं है, पैसा नहीं मिलता है और कुछ भी चीजें आपको अचीव नहीं होती है या फिर उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं है, तो आपको वो सब चीजें यूज करनी ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं उस चीज का। अगर आप मॉडल्स हो, एथलीट हो या फिर बॉडी बिल्डर हो या फिर एक्टर हो और डायरेक्टर की डिमांड है कि हमें ये सब चाहिए, तो आप सब वो कर सकते हो, पर प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर। जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि इंजेक्टेबल फॉर्म क्यों सेफ है और ओरल फॉर्म क्यों अनसेफ है। इंजेक्टेबल क्या होता है कि आपको सीधा इंजेक्ट किया जाता है ब्लड में और ब्लड से लेके वो सीधा मसल तक जाता है, और ओरल फॉर्म में क्या होता है कि आप सीधा मुंह से लेते हो, वो लीवर तक जाता है, लीवर से लेके किडनी सब जगह पे घूम के फिर आपके ब्लड में जाता है, ब्लड से लेके फिर मसल में जाता है। तो इससे क्या होता है, लीवर की भी संभावना होती है खराब होने की, किडनीज की भी संभावना होती है खराब होने की, तो इसके कारण ओरल फॉर्म बहुत ही कम लोग अवॉइड करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं ओरल फॉर्म में कंज्यूम करना और इंजेक्टेबल फॉर्म में लेना प्रेफर करते हैं। मुझे जितना नॉलेज है मैं उससे और जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं इंजेक्टेबल, जो बॉडी बिल्डर्स है। और आप सोचते होगे कि फिर बॉडी बिल्डर्स नॉर्मल और एक्टर लोग नॉर्मल कैसे हो जाते हैं। इसके बाद एक आता है पोस्ट साइकिल थेरेपी करके, उसको कहते हैं PCT। और PCT में क्या होता है कि जितना भी आपकी अंदर जो भी अपने चीजें कंज्यूम की रहती है वो निकाल देता है। ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश करता है वो PCT पोस्ट साइकिल थेरेपी में, और उसके बाद लोग नॉर्मल हो जाते हैं कुछ महीने बाद, और रेगुलर रूटीन जो है बॉडी का वो चल जाता है, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो नेचुरली काम करने लगता है, जहाँ पे आपने स्टेरॉइड्स का यूज किया था वो बंद कर देता है। अगर आपने PCT नहीं की तो वो जो आपका नेचुरल प्रोसेस है वो रीस्टार्ट नहीं होता है। इसलिए बॉडी बिल्डर कभी भी देखो आप 5 महीने 4 महीने पहले तैयारी करते हैं, उसके बाद PCT करते हैं, ऑफ जाते हैं, फिर ऑन सीजन आते हैं, फिर साइकिल्स लेते हैं, PCT करते हैं, फिर ऑफ जाते हैं। तो ये एक साइकिल रहता है, एक साइकिल पीरियड रहता है जो कि आपको बॉडी के लिए करना ही पड़ता है। और ये जो वीडियो था ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए था, किसी ने भी ये यूज करना नहीं है। बॉडी बिल्डर्स हो या एक्टर्स हो या सभी लोग
लोग हो वो सब अंडर गाइडेंस के अंदर ही ये सब चीजें कर दे प्रोफेशनल्स के अंदर। तो आपको नॉर्मली फिट रहना है और इसके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स आप यूज कर सकते हो वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। और सप्लीमेंट्स जो है वो हेल्दी रहते हैं या अनहेल्दी रहते हैं ये भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कौन कौन से एक्टर्स है जिन्होंने बॉडी की सर्जरी की है, फिजिकल सर्जरी की है, फेशियल सर्जरी की है, और कौन कौन से जो एक्टर्स है उन्होंने फेशियल सर्जरी की है। जैसे कि सर्जरी करना भी इनकी पर्सनल चॉइस है, वैसे ही एनाबॉलिक्स लेना भी इनकी पर्सनल चॉइस है। तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।